नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और चीन इस महीने के अंत तक फिर से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर हुए सहमत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक झड़पें जारी, 9 और लोग मारे गए। दुनिया भर में भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीय गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अहमदाबाद टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2 विकेट पर 121 रन बनाए। समाचार विस्तार से। भारत और चीन इस महीने के अंत तक दोनों देशों के निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और हवाई सेवा समझौते में संशोधन पर तकनीकी स्तर की बातचीत में लगे हुए हैं। सरकार के दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के दृष्टिकोण के अंतर्गत इस वर्ष की शुरुआत से ही कई पहल की जा रही है। उड़ानें दोनों देशों के निर्धारित वाहकों के वाणिज्यिक निर्णयों और सभी परिचालन मानदंडों के पूरा होने पर निर्भर करेंगी। सेवाएं अक्टूबर 2025 के अंत तक शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम के अनुरूप फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों का यह समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा। इससे द्विपक्षीय आदान प्रदान और अधिक सुगम होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक झड़पें जारी हैं। स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि हिंसा में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 और लोग मारे गए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर द्वारा क्षेत्र में सुधारों और जन सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल के आह्वान के बाद मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, नीलम, भिंबर और पलांद्री इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा उठाई गई कई मांगों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत विफल रही और कमेटी ने विरोध प्रदर्शन तथा हड़ताल का आह्वान किया, जो आज लगातार चौथे दिन जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा से लगे इलाकों को छोड़कर मुजफ्फराबाद में बाजार और सड़कें अवरुद्ध रहे तथा इंटरनेट सेवाएं भी प्रतिबंधित रहीं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। दुनिया भर में भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीय गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिनलैंड में भारत के राजदूत हेमंत कोटालवार ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और वैष्णव जन भजन का गायन किया गया। रोमानिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार महापात्र ने दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने गांधी जयंती मनाई। इस अवसर पर एडिनबरा के लॉर्ड प्रोवोस्ट भी उपस्थित थे। बेलारूस में स्थित भारतीय दूतावास में बेलारूसी छात्र ने वैष्णव जन भजन गाया और वहीं तुर्की में भारतीय दूतावास के उद्यान में वृक्षारोपण अभियान और श्रमदान का आयोजन किया गया। उधर बांग्लादेश में भी आज महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय उच्चायोग ने चांसरी परिसर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने सद्भाव के सार्वभौमिक संदेश और संघर्ष, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में गांधी जी की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के मिसाइल और सैन्य विमान उत्पादन में शामिल दर्जनों कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध हाल ही में ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद लगाए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के इन त्वरित प्रतिबंधों के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियों को जब्त किया गया है, हथियारों के सौदे रोक दिए गए हैं तथा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के किसी भी विकास पर दंड लगाया गया है। वित्त विभाग ने उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए तकनीक हासिल करने और अमेरिका में निर्मित हेलीकॉप्टर की अवैध खरीद में मदद करने वाले नेटवर्क में शामिल 21 संस्थाओं और 17 व्यक्तियों के नाम बताए हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के प्रयासों का समर्थन किया है। इससे ईरान और भी अलग थलग पड़ गया है। इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान ने परमाणु स्थलों पर बार बार बमबारी की थी। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि 23 जुलाई को इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान हुए समझौते के तहत रूस और यूक्रेन ने 185 युद्धबंदियों की अदला बदली की। इसके अलावा यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों से 20 रूसी नागरिकों को वापस लौटाया गया। ये आदान प्रदान संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से हुआ। अगस्त में दोनों देशों ने 146 कैदियों की अदला बदली की थी। इस दौरान यूक्रेन ने कुछ समय के लिए कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद 8 रूसी नागरिकों को भी वापस लौटा दिया था। जुलाई में इस्तांबुल में हुई तीसरे दौर की शांति वार्ता में दोनों पक्ष लगभग 1200 कैदियों की अदला बदली करने पर सहमत हुए थे। ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्थित हीटन पार्क हिब्रू धर्म सभा के बाहर चाकूबाजी और वाहन से टक्कर मारकर किए गए सामूहिक हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर माने जा रहे तीसरे व्यक्ति को भी गोली मार दी। अधिकारियों ने इस घटना को एक बड़ा आतंकवादी खतरा घोषित किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले को भयावह बताया और घोषणा की कि लंदन लौटने पर वो एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए देश भर के आराधनालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का वायदा भी किया। मोरक्को में सरकारी मीडिया के अनुसार अगादिर शहर के पास लकलिया में एक पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के उपद्रव के कारण पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को देश भर में जेनजी के विशाल विरोध प्रदर्शनों के बाद से ये पहली मौतें हैं। सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और आर्थिक संकट से निपटने के बजाय 2030 फीफा विश्व कप के लिए फुटबॉल स्टेडियम बनाने के सरकार के फैसले पर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद ने बताया कि मंगलवार को सेबू प्रांत में आए भूकंप में कम से कम 294 लोग घायल हुए। परिषद ने यह भी बताया कि 1,70,959 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण प्रांतीय सरकार ने पूरे प्रांत को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। वहीं वियतनाम में तूफान बुआलोई और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई, 20 लापता हुए और 140 घायल हो गए। 35 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान ने बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। बुआलोई एक हफ्ते में एशिया के लिए खतरा बनने वाला दूसरा सबसे बड़ा तूफान है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में पहले दिन आज भारत ने 2 विकेट पर 121 रन बनाए। केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर नॉट आउट हैं। भारत अभी वेस्टइंडीज से 41 रन पीछे है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरी वेस्टइंडीज टीम 162 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने लिए 3 विकेट। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए 130 रन के लक्ष्य को लेकर बांग्लादेश ने 31 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर अपना लक्ष्य पूरा किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और चीन इस महीने के अंत तक फिर से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक झड़पें जारी, 9 और लोग मारे गए। दुनिया भर में भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीय गांधी जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अहमदाबाद टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 2 विकेट पर 121 रन बनाए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक
समाप्त हुआ।